नमस्कार दोस्तों, गुरुदेव एजुकेशन सेंटर पर एक बार पुनः आपका स्वागत। और मैं फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको वादा किया था कि बाणभट्ट की आत्मकथा को लेकर के दूसरा व्याख्यान जो है उसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। और इसका विषय है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की जो कथा है उसका विश्लेषण और मूल्यांकन। इससे पूर्व के व्याख्यान में संपूर्ण कथा को मैं बता चुका हूं। अब इस कथा का विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। और जैसा कि मैंने पूर्व व्याख्यान में बताया, इस उपन्यास का जो नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा, इसको लेकर के पाठकों के मन में जो कौतूहल, जिज्ञासा और भ्रम की स्थिति है उसका निवारण भी इस व्याख्यान में करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये उपन्यास आचार्य द्विवेदी ने सन 1946 में लिखा था। और जब वो एकदम युवा थे और शांति निकेतन विश्व भारती में कविंद्र रविंद्र के आश्रय में रहकर के वहां अध्ययन अध्यापन का कार्य वो किया करते थे। चूंकि हिंदी के आप छात्रों, आप सभी जानते हैं कि आचार्य द्विवेदी जो थे वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। हिंदी के अलावा वो संस्कृत के, प्राकृत के और अपभ्रंश के, इसके अलावा ज्योतिष में भी उनकी गहरी पकड़ थी। चूंकि वह मूलतः संस्कृत के पंडित थे, ज्ञाता थे, विद्वान थे, अतः उन्होंने संस्कृत के जो मूल ग्रंथ हैं, विशेषकर बाणभट्ट के जैसे कादंबरी है और हास्यचरित है, उनका उन्होंने गहनता से अध्ययन किया था। और ये उपन्यास उनके उस गहन अध्ययन का ही परिणाम है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य द्विवेदी द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। दोस्तों, साहित्य की विधाओं की जब हम बात करते हैं तो आत्मकथा और जीवनी दो होती है। कोई व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखे वो आत्मकथा होती है। किसी महान व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन के बारे में लिखता है, वो जीवनी कहलाती है। अब हम आते हैं इस उपन्यास पर। इसका नाम तो आत्मकथा है। ये पढ़ने पर ऐसा लगता है मानो आत्मकथा है, लेकिन है ये जीवनी। तो इसे जीवनी परक उपन्यास आप कह सकते हैं। नाम इसका आत्मकथा है, लेकिन ये जीवनी परक उपन्यास है क्योंकि इसके रचनाकार बाणभट्ट न होकर के आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी है। लेकिन उन्होंने आत्मकथात्मक शैली में स्वयं बाणभट्ट बन करके उन्होंने ये उपन्यास लिखा है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये हिंदी साहित्य का एक अद्भुत उपन्यास है। अद्भुत इस रूप में कि एक जीवनी पर उपन्यास है, परंतु आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि आत्मकथा और जीवनी का जो बारीक अंतर होता है वो एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करती हैं, किस तरह से प्रभावशाली हो सकती हैं, वो इस प्रकार है कि आत्मकथा लिखने वाला अपनी कैंचुली से बाहर निकलकर अपना विश्लेषण करता है। यदि वो ईमानदारी से आत्मकथा लिख रहा होता है, जैसे गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी सत्य के साथ मेरे प्रियो, वो इस तरह की आत्मकथा है कि अपनी कैंचुली से बाहर निकलकर, यानी अपने पूर्वाग्रहों से, अपनी शंकाओं से बाहर निकल करके वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना विश्लेषण करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि ईमानदारी से लिखी गई आत्मकथा जीवनी सी लगती है। कितनी विचित्र बात है कि ईमानदारी से लिखी गई आत्मकथा जो है वो जीवनी से लगती है। इसके विपरीत जीवनी लेखक जो होता है, जो किसी महान व्यक्ति के बारे में लिखता है, वो वर्ण्य व्यक्ति से, यानी जिसके बारे में लिख रहा है, अभिन्न होकर उससे इतनी अभिन्नता स्थापित कर लेता है, दोनों इतने एकाकार हो जाते हैं और एकाकार होकर के उसके व्यक्तित्व का वो संश्लेषण करता है। आत्मकथा में तो विश्लेषण करता है और इसमें उस महानायक से अभिन्न होकर के उसका संश्लेषण करता है। यहां आचार्य द्विवेदी ने बाणभट्ट, जो उनका वर्ण्य विषय है, उससे अभिन्न होकर के बाणभट्ट के व्यक्तित्व का इस तरह से संश्लेषण किया है
कि ऐसा लगता है कि मानो इस उपन्यास को बाणभट्ट ने ही लिखा है। फलतः सफल जीवनी जो होती है वो आत्मकथा बन जाती है, और ये इस उपन्यास पर लागू होता है। ये आचार्य द्विवेदी द्वारा लिखित बाणभट्ट की एक सफल जीवनी है, लेकिन वो बाणभट्ट के साथ इस तरह से एक रूप हो गए, एकाकार हो गए कि ये जीवनी जो है वो आत्मकथा बन गई, और इस तरह से जीवनी परक उपन्यास जो है वो आत्मकथा के नाम से अभिहित उन्होंने किया। आचार्य द्विवेदी ने एक प्रकार से जीवनी लिखी और उसे उन्होंने आत्मकथा शीर्षक दिया और उसे आत्मकथा बना भी डाला। ये उनकी रचना धर्मिता को, उनके पांडित्य को प्रमाणित करता है। मित्रों, वस्तुतः आत्मकथा जैसी लगने वाली ये जीवनी एक उपन्यास है, और इसे जीवनी परक ऐतिहासिक उपन्यास हम कह सकते हैं, क्योंकि इतिहास को आधार लेकर के लिखा गया है। जीवनी परक ऐतिहासिक उपन्यास इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आत्मकथा में तो आदंत औपन्यासिकता यानी उपन्यास के तत्वों का निर्वाह हुआ है। इसमें जो है शुरू से लेकर के अंत तक आचार्य द्विवेदी ने औपन्यासिकता का ध्यान रखा है। आचार्य द्विवेदी ने ऐतिहासिक तथ्यों और सूक्ष्म बाह्य वर्णन के साथ बाणभट्ट के आभ्यंतर द्वंद्व और संघर्ष को भी विलक्षणता के साथ इसमें जोड़ा है। अर्थात उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को भी समेटा है और प्रकृति आदि का सूक्ष्म वर्णन भी उन्होंने बहुत किया है। लेकिन उसके साथ साथ इस उपन्यास के जो नायक हैं बाणभट्ट, उनके जीवन के आंतरिक द्वंद्व और उनके जीवन के आय संघर्ष को भी इसके साथ उन्होंने बड़ी विलक्षणता से जोड़ा है, और इसको देखने पर, इसको पढ़ने पर यह बहुत ही रोचक हो जाता है और पाठक को आकर्षित करता है। और देशकाल वातावरण के अनुरूप इसकी भाषा जो है तत्सम शब्दावली से पूरी तरह युक्त है। अतः सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं एक विधा की दृष्टि से कि बाणभट्ट की आत्मकथा एक जीवनी परक ऐतिहासिक उपन्यास है। जोरदार तथ्य यह है कि बाण की अन्य रचनाओं की भांति यह आत्मकथा भी अपूर्ण है, और ऐसा दावा आचार्य द्विवेदी ने स्वयं किया है। एक अन्य नाम समीक्षकों ने इसको दिया है कि ये उपन्यास साहित्यिक परकाय प्रवेश का उत्कृष्ट उदाहरण है। परकाय प्रवेश यानी दूसरे की काया में प्रवेश होकर के फिर लिखना। अर्थात आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट बन करके, ठीक बाणभट्ट बन करके इस तरह से लिखा है कि ये जीवनी परक उपन्यास होते हुए भी आत्मकथा जैसा लगता है। द्विवेदी को बाणभट्ट बन जाने में पूरी सफलता मिली है। असल में बाणभट्ट और आचार्य द्विवेदी के व्यक्तित्व में एक से अधिक समान तत्व भी मिलते हैं। दोनों में ही शास्त्र के ज्ञान और जीवन के अनुभव, पांडित्य और विनोद, संयम और सहृदयता, गांभीर्य और प्रयास प्रेम का दुर्लभ संयोग है। अर्थात बाणभट्ट की रचनाओं के अध्ययन के आधार पर बाणभट्ट का जो व्यक्तित्व उभर कर पाठकों के सामने, खासकर संस्कृत भाषा के पाठकों के सामने जो आता होगा, ठीक वैसा ही व्यक्तित्व लगभग आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का भी है। शायद यही कारण हो, इसी वजह से उस महान गद्यकार, गद्य के सम्राट बाणभट्ट की जीवनी को वो इस रूप में लिख सके। अतः आचार्य द्विवेदी द्वारा लिखित बाणभट्ट की ये जीवनी आत्मकथा बन जाती है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक उपन्यास है। अब हम चर्चा करते हैं ऐतिहासिक उपन्यास की, कि इस उपन्यास में श्री हर्षवर्धन, कन्नौज, मौखरी वंश, बाणभट्ट, ये सब ऐतिहासिक पात्र हैं। इनके साथ कुछ अन्य पात्रों की कल्पना आचार्य द्विवेदी ने की है जिनका इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता है, जैसे तूर मिलिंद, जो इस उपन्यास की प्रमुख पात्र भट्टनी के पिता है। हो सकता है तूर मिलिंद नामक कोई व्यक्ति उस समय रहा हो, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रमाणित नहीं होता है। और ऐतिहासिक उपन्यासों में दो तत्वों का समावेश होता है, एक तो होता है इतिहास का और दूसरा होता है कथा का। यद्यपि ये दोनों तत्व विरोधी हैं। इतिहास तो क्या होता है, वस्तुगत की वास्तविकता दिखाता है,
और कथा कल्पना जगत की उड़ान होती है। इतिहास में तो ठोस और इंद्रिय गोचर जीव होते हैं जो दिखाई देते हैं, जिनको महसूस किया जा सकता है, और कथा में लेखक की कल्पना से उत्पन्न पात्र होते हैं, जैसे तूर मिलिंद इसमें एक पात्र है जो भट्टनी के पिता है। उपन्यासकार इन दो परस्पर विरोधी तत्वों को संगठित करके कथा को लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। इस उपन्यास का नायक बाणभट्ट अपने जीवन के साहसिक कार्यों का विवरण स्वयं ही करता चला गया। पढ़ने पर पता चलता है, आप जब उपन्यास को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बाणभट्ट जो है वो स्वयं वर्णन करता चलता है। इसके कारण कथा में वास्तविकता का स्वाद आ जाता है, ऐसा लगता है कि कथा बिल्कुल वास्तविक है, बाणभट्ट इसको लिख रहा है। इस उपन्यास के नायक बाणभट्ट संस्कृत गद्य के सम्राट महाराज हर्ष के राजकवि हैं, और इस आत्मकथा वाली प्रवृत्ति को उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा से संबद्ध किया है और पुस्तक का नाम दिया है बाणभट्ट की आत्मकथा। और इस तरह से यह एक रोचक उपन्यास बन पड़ा है। अब हम आते हैं इस उपन्यास के नामकरण पर, जिसको लेकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। बाणभट्ट की आत्मकथा शुरुआत से पूर्व आचार्य द्विवेदी ने कथामुख शीर्षक से इसमें एक लेख लिखा है, और जब उस कथामुख शीर्षक लेख को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो इस पुस्तक की मूल लेखिका ऑस्ट्रियन महिला मिस कैथराइन है, और इस कथा की पांडुलिपि मिस कैथराइन को सोन नदी के तट पर भ्रमण करते वक्त मिली थी, जिसका संपादन और प्रकाशन मात्र मानव हृदय प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इस तरह की बात, इस तरह का वर्णन कथामुख नामक शीर्षक में उपन्यास की शुरुआत होने से पूर्व आचार्य द्विवेदी ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक शैली है, स्टाइल है, ये एक तकनीक होती है जो मुख्यतः अंग्रेजी उपन्यासों में मिलती थी, और शायद उसी का सहारा लेकर के आचार्य द्विवेदी ने इस तकनीक का प्रयोग किया। विशेषकर थैकरे नामक एक अंग्रेजी उपन्यासकार में हैं, जिनका उपन्यास था हेनरी एस्मंड। उस हेनरी एस्मंड में उन्होंने इस तकनीक का प्रयोग किया था, और हिंदी में भी जैनेन्द्र जो है त्यागपत्र नामक उपन्यास में इसका प्रयोग कर चुके हैं। इसी कारण आचार्य द्विवेदी ने कथामुख में इस तरह की कहानी बना करके लिखी कि पाठक जो है वो भ्रमित हो जाता है। मैंने बताया था कि पाठकों की कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है, वो तो इसकी आत्मकथा नाम को लेकर के होती है, लेकिन और भ्रम होता है, भ्रम इसकी इस बात को लेकर के होता है इसका लेखक कौन है। लेकिन वास्तव में इसके लेखक जो आचार्य द्विवेदी हैं, उन्होंने इस तकनीक का प्रयोग करके मिस कैथराइन नामक की जो कहानी उन्होंने बनाई, और कहीं कहीं उन्होंने इसमें ही सतर्कतापूर्वक दबी हंसी के नाम पर कह दिया कि ये मजाक भी है। अंत में इन्होंने इस उपन्यास का एक उपसंहार भी लिखा है, और उपसंहार में भी फिर उन्होंने उस ऑस्टिन दीदी का एक काल्पनिक पत्र छापकर इस भ्रम को बनाए रखने की कोशिश की है कि पाठक को फिर उसने, सामान्य पाठक होता है, गुमराह हो जाए। इस तरह से उस ऑस्टिन दीदी का एक पत्र इनको प्राप्त होता है, और उस पत्र में बाकायदा वो इनसे कहती है कि तुम प्रमाद, आलस और क्षिप्रकारिता 3 दोषों से बचना, और इसकी पांडुलिपि के बारे में, इसको छापने के बारे में चर्चा करती है। तो पाठक फिर भ्रमित हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साहित्य में एक अभिनव प्रयोग उन्होंने किया, और एक हिंदी साहित्य को एक अद्भुत उपन्यास जिसका शीर्षक बाणभट्ट की आत्मकथा, पाठकों में कौतूहल, जिज्ञासा और मिस कैथराइन ऑस्ट्रियन दीदी के नाम से लिखी गई कहानी की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा करता है। लेकिन ये हिंदी साहित्य का एक अद्भुत उपन्यास है, एक अद्भुत जीवनी परक ऐतिहासिक उपन्यास है जो अपने आप में अनूठा है। अब अगले व्याख्यानों में इस उपन्यास के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, किन समस्याओं को, किन बातों को, किस संदेश को उसने इसमें मूल रूप से उठाया है, उनका उल्लेख अगले व्याख्यानों में करेंगे। आज का व्याख्यान जो है वो यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय गुरुदेव।